गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम लोग अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में वर्तमान में उदारवाद की बात कर रहे हैं और अपने पहले के लेक्चर में हम उदारवाद के उदय की पृष्ठभूमि और उसकी कुछ विशेषताएं देख चुके हैं। आज हम उदारवाद के जो विशेषताएं हैं या जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ बिंदु हमने अपने पिछले लेक्चर में देखे थे, जो शेष रहे हैं उन पर मैं आज बात करूंगा। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको उदारवाद के अन्य कुछ सिद्धांतों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अगला जो बिंदु है वो है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। आप लोगों ने अपनी 11वीं 12वीं क्लास में और इस साल भी या इससे पहले जब पश्चिम के विचारक पढ़े होंगे, ख़ास तौर से हॉब्स, लॉक और रूसो की बात मैं कर रहा हूँ। इन तीनों ने राज्य को एक कृत्रिम संगठन माना है। हमने अपना जो इससे पहले का बिंदु देखा था उसमें माना था कि उदारवाद की मान्यता ये है कि ये राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, जिसका आशय ये है कि मनुष्य ने अपने सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को निर्मित किया है, शक्तियाँ दी हैं और वो चाहे तो इसको विड्रॉ भी कर सकता है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो विचारों का बिंदु है, ये आइडिया है, इसके केंद्र में हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय में उदारवाद के उदय का जो केंद्र बिंदु रहा है वो ब्रिटेन रहा है। लॉक ब्रिटेन के विचारक हैं, जॉन लॉक, और इन्हें उदारवाद की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। लॉक ने कुछ प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, हॉब्स ने भी की है, रूसो ने भी की है, लेकिन लॉक का जोर प्राकृतिक अधिकारों पर हॉब्स और रूसो की तुलना में कुछ ज़्यादा है। लॉक का ये मानना है स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति, ये तीन प्राकृतिक अधिकार हैं और राज्य को ऐसी कोई भी विधि नहीं बनानी चाहिए जो इनको छीनने वाली या सीमित करने वाली हो, और यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो मनुष्य को उसके विरोध का भी अधिकार है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को लीजिए, आप पहले बिंदु पर जाइए। जब हमने उदारवाद के मूल सिद्धांत देखे थे अपने पिछले लेक्चर में, मैंने आपसे कहा था कि ये मानवीय विवेक में आस्था रखता है। मनुष्य की तर्क शक्ति, उसकी विवेकशीलता में इसको विश्वास है। संसाधन सभी के पास है, प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संसाधन हैं उन पर हक सबका है, लेकिन आप ये पाएंगे कि हर व्यक्ति की उनको प्राप्त करने की क्षमताएं अलग अलग हैं। कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि यदि पानी में तैरने की प्रतियोगिता होगी तो मछली जीतेगी, और ज़मीन पर दौड़ने की प्रतियोगिता होगी तो चीता जीतेगा। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। या फिर आसमान में उड़ने की प्रतियोगिता होगी तो उसमें कोई चील या बाज जीतेगा। अब आप मछली की तुलना चील या बाज से नहीं कर सकते। ये जो तर्क है ये इसलिए दिया जाता है कि हर मनुष्य अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से अलग अलग है और उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने की उसकी क्षमता भी अलग अलग है। राज्य का कार्य ये है कि वो सुविधाएं उपलब्ध करा दे और उनके उपयोग के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं राज्य उनको दूर करे। जैसे एक उदारवादी विचारक हुए हैं, उनका मानना यह है
टॉमस ग्रीन का, ब्रिटिश विचारक हैं, कि राज्य बाधाओं के मार्ग में बाधा है। राज्य का कार्य है सुविधाएं उपलब्ध कराना, और यदि उन सुविधाओं तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा तो उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अगला बिंदु, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। आप अतीत में जाइए, जब हमने उदारवाद के उदय के कारण देखे थे, मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत और मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत, इनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया था। और जो ये उदारवाद है, ये उस प्राचीन काल की मानवीय विवेक में आस्था, मानव को मिलने वाली आज़ादियाँ, स्वतंत्रताएं, सुविधाएं, उनका समर्थन करता है, क्योंकि मध्य युग के शासनकाल में ये छीन ली गई थी। और इनके छीनने के मूल कारण दो थे। राजपद, जो शासक हुआ करते थे, और दूसरा चर्च। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, चुभने वाली लगेगी, पर यह सच है कि मध्य युग में चर्च ने भी अपनी शक्तियों को, अपनी सीमाओं को इतना बढ़ाया था, और इसका इम्पैक्ट सामने ये आ रहा था कि राज्य में धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधाएं, सहूलियतें और छूट मिल रही थी जो औरों को नहीं मिल रही थी। उदारवाद इसके खिलाफ था, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि कोई किसी पद्धति को नहीं मानता है, किसी उपासना की शैली को नहीं मानता है, किसी धर्म का पालन नहीं करता है, मान लीजिए वो नास्तिक है या वो किसी और मज़हब को, धर्म को, संस्कृति को मानता है, तो इसका आशय ये नहीं है कि राज्य उससे कुछ सुविधाएं छीन ले। यही कारण है कि इन्होंने पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श पर बल दिया। उनका मानना ये था कि राज्य की सुविधाएं, सहूलियतें सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए, इसमें किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। अब आप आइए कि जब ईसाइयत दो हिस्सों में अलग हुई, यानी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, तो इनको भी लेकर राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, और जो कि उदारवादियों को चुभे थे। उनका ये मानना था जो नागरिक हैं राज्य के, चाहे किसी मज़हब के हों, किसी धर्म के हों, किसी संस्कृति के हों, उनका उन सब लाभों पर समान अधिकार है जो राज्य उपलब्ध करा रहा है। इसलिए उदारवाद का एक मूलभूत आदर्श है, एक प्रकृति है, एक लक्षण है पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श के रूप में उनका विश्वास। अगला बिंदु है शासकीय स्वेच्छाचारिता के विपरीत और कानून की प्रधानता को महत्व, जिसको आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आप लोगों ने पढ़ा है इसको पहले, जब आपने भारत का संविधान या ब्रिटेन का संविधान पढ़ा होगा, तब आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। ब्रिटिश विचारक हुए डाइसी, उनका बड़ा अच्छी व्याख्या है इसके ऊपर। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वव्यापी है, विधि सर्वशक्तिमान है। इससे पहले, यानी उदारवाद से पहले, जो शासन प्रक्रिया है उसमें नियम, कायदे, कानून इतने ज़्यादा नहीं है। जो शासक हैं, जो कह रहे हैं वो कानून है, जो बना रहे हैं वो नियम है, और उनकी पालना भी उनकी मर्जी के अनुसार हो रही है, की जा रही है। उदारवाद इस बात से असहमत था। उनका यह मानना था कि एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए नियम कायदे होने चाहिए। दूसरी बात, वो नियम, कायदे, कानून किसी संस्था के द्वारा निर्मित होने चाहिए जिसमें कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व शामिल हो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो व्यक्ति विशेष या दल विशेष विशेष लोगों के पक्ष में नियम, कायदे, कानून गढ़ देगा, जो कि अन्यों पर नागवार गुजरेंगे, उस वर्ग के अलावा। तो ये एक इनका महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसमें इन्होंने रूल ऑफ लॉ, या इसको आप कह सकते हैं संविधानवाद की प्रवृत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाया। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद।
इसको अगर मैं संक्षिप्त कर दूं तो एक शब्द में कहते हैं सीमित सरकार। यानी संविधान जो है वो शासक वर्ग और जो प्रशासनिक तंत्र है उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और उदारवाद इसका समर्थन कर रहा है। अगला बिंदु, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनका विश्वास था, क्योंकि बात ब्रिटेन की हो रही है, इसको कि लोकतंत्र का मातृ देश भी कहा जाता है। इन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, लोकतंत्र का समर्थन किया। कारण यह था कि जो शासक वर्ग है, जो राजतंत्रीय प्रणाली है, मोनार्की इसको आप कहते हैं, उसमें शासक की इच्छा सर्वोपरि है और जो संसद है वो उसके अधीन है। लेकिन आप ब्रिटेन के संविधान को याद कीजिए, वहाँ राजतंत्र से लोकतंत्र का जो सफ़र है इसमें समय लगा है और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा हुआ है। कैसे राजाओं ने पार्लियामेंट की बैठकों में आना बंद किया, कैसे धीमे धीमे संसद ने शक्तियों को राजपद से अपने पास लेना शुरू किया, और जो आज स्थिति आप पढ़ते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यदि राजा के मृत्यु के आदेश को भी निकाल देती है तो राजा को उस पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। ये जो स्थिति आई है संसद की सर्वोच्चता की, ये इंग्लैंड में इसीलिए आ पाई क्योंकि उदारवादी लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का समर्थन किया। उसके पीछे उनकी मान्यता थी, वो ये कि राजतंत्रीय प्रणाली में शासन की प्रक्रिया एक सी रहती है, चाहे राजा कोई मिस्टर एक्स हो या कोई वाई हो या कोई जेड। कुछ मामूली बदलाव होते हैं, वरना शासन की गति और प्रक्रिया एक सी होती है। डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि कम से कम दो दल तो होंगे और दोनों के अपने कार्यक्रम होंगे, अपनी योजनाएं होंगी, अपनी नीतियां होंगी। परिणाम स्वरूप जनता को सीमित अवधि के लिए अपने विकल्प चुनने का मौका मिलता है। तो ये कुछ कारण थे या कुछ प्रकृति थी उदारवाद की, जो कि इसमें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। धन्यवाद।